हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो आज हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कलर कोडिंग के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था लेकिन जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो कलर कोडिंग के बारे में हम लोग पढ़े थे। कुछ कलर को सीक्वेंस में बनाए थे। ठीक है, उसको सीक्वेंशियल बनाया गया था और उसी के फॉर्म में हम लोग जानते थे कि कैसे एक रजिस्टर जो है कलर से हम लोग पता कर सकते हैं कितना ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी देख चुके हैं। ठीक है, बी बाई आई जो है कैसे एक कांस्टेंट देता है, इसके बारे में भी हम लोग डेरिवेशन देखे हुए हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो सपोज कीजिए एक कंडक्टर है कोई। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है, इसका लेंथ कुछ है, इसमें कुछ एरिया है। ठीक है, और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं एक टर्मिनल से। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है ओम्स लॉ का। हम लोग पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, और V को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद करंट को हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देख रहे हैं कि इसके अंदर जो सबसे छोटा फॉर्म होता है उसमें जो है ओम्स लॉ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। करंट डेंसिटी होता है J। ठीक है, J का फॉर्मूला होता है I बाई ए। हम लोग J के बारे में पढ़े। ठीक है, J क्या होता है, I बाई ए। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो I को वही पर फॉर्म में लिखती है। ठीक है, J एंड R को हम लोग लिख सकते हैं रॉ इंटू एल बाई ए। ठीक है, हम लोग जब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ले रहे हैं तो सबसे छोटा फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ कुछ चीजें जो है टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ से लेंथ कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आया, बेसिकली J इंटू रॉ। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाता है इससे डायरेक्ट। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर आपके पास दिया हुआ करंट डेंसिटी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो वहां से रो निकल सकता है, या फिर इसमें तीन चीजों में कोई दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं पता रहेगा तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग रो नहीं निकाल सकते। इसके सिवाय कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी और रॉ तीनों एक साथ आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड के लिए। ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू रॉ। ठीक है, इसके आगे हम लोग थोड़ा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसी को थोड़ा सा। ठीक है, और उससे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन इसका इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर से, प्रीवियस चैप्टर से भी और इसमें भी, उसमें दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको करना है और उससे प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी लाएंगे जिसका रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिसको स्पेशल रूल के थ्रू निकाला जाता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स रूल को। ठीक है, उसके थ्रू निकालना इजीली पड़ जाता है। ठीक, तो हम लोग आज बस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक सर्किट है। ठीक है, सपोज कीजिए ये सर्किट है। ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर कोई की लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है सेल।
ठीक है। और एक सर्किट यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है क्योंकि ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जूनियर क्लासेस में। ठीक है, तो ये क्या है, सीरीज सर्किट है, सीरीज है, ये पैरेलल है। पता कैसे चलता है सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस कैसे पता चलता है? सीरीज का जो रेजिस्टर होता है वो उसका एक टर्मिनल जो है दूसरे टर्मिनल को खत्म करने के बाद ही दूसरा रेजिस्टर में जाता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, उसका एक एंड जो है बाकी सारे रेजिस्टर से कनेक्ट होता है। जैसे इसका एंड जो है यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ कनेक्ट हुआ, और फिर दूसरा एंड क्या है, दूसरे एंड से कनेक्ट है। जबकि सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टर से करंट पार होता है, एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल, फिर दूसरे का पहला टर्मिनल, फिर दूसरे का दूसरा टर्मिनल, ठीक है। तो मतलब पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों टर्मिनल को पार करने के बाद करंट पास होता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, एक रेजिस्टर का जो एक टर्मिनल है वो दूसरे का पहले टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, तीसरे का पहले से रहेगा, ठीक है, सबका टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे करंट जो है कम और ज्यादा हो जाता है दोनों के सर्किट में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि करंट जो होता है, करंट आई ये सेम होता है, ठीक है, पूरे सर्किट में करंट सेम होता है। अगर ये वोल्ट किसी भी एम्पियर का करंट दे रहा है, ठीक है, सर्किट में, तो पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट सेम होगा। यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग रेजिस्टर में पार होने के बाद पोटेंशियल अलग अलग होगा। सपोज कीजिए यहाँ से ये I है, सपोज कीजिए यहाँ से V निकला, तो यहाँ पर क्या होगा, V1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, V2 होगा, यहाँ क्या होगा, V3 होगा। जबकि I क्या है, तीनों में सेम है। इसका जस्ट अपोजिट होता है पैरेलल का केस में। हम लोग कैपेसिटर के केस में पढ़े थे, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी डेरिवेशन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, करंट जो है डिफरेंट होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। अब देखेंगे हम लोग कि इसका यूजेस क्या है। यहाँ पर I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, यहाँ पर I3 हो जाएगा, यहाँ पर V रहेगा, V रहेगा, V रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है अक्रॉस द सर्किट। तो इसका यूजेस ये है कि हम लोग घर का जो सर्किट रहता है, हाउस होल्ड सर्किट, उसको पैरेलल बनाते हैं, ठीक है। पैरेलल बनाते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग को अलग अलग एप्लियंस के लिए अलग अलग तरह का करंट चाहिए, अलग अलग अमाउंट का करंट चाहिए। सपोज कीजिए एक बल्ब जलाना है और एक AC चलाना है, तो दोनों में अलग अलग अमाउंट का करंट चाहिए, और करंट अलग अलग कहाँ होता है, पैरेलल सर्किट में। इसीलिए हम लोग पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। और सीरीज सर्किट कहाँ यूज होता है, बेसिकली सीरीज जो सर्किट होता है वो अपार्टमेंट में यूज होता है, मॉल्स में यूज होता है, जहां पर बहुत सारे बल्ब जो है, बहुत सारे फैन जो है एक ही स्विच या एक ही सर्किट से कनेक्ट होता है। अगर उसको ऑफ कर दिया जाए तो सभी चीज एक साथ ऑफ हो जाता है, ठीक है। और उस सर्किट में हम लोग अलग अलग एप्लियंस यूज नहीं कर सकते। जैसे घर में हम लोग AC यूज कर लेते हैं, बल्ब यूज कर लेते हैं, फ्रिज यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज नहीं होता, उसके लिए अलग सर्किट होता है वहां पर, ठीक है। तो जहां पर सीरीज सर्किट लगाते हैं वहां पर सेम करंट सब में जाएगा, और जितना अमाउंट का करंट AC में चाहिए उतना अमाउंट ऑफ करंट अगर बल्ब में मिलेगा तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, बल्ब खराब हो जाएगा। उतना करंट वो जो है एक्सीड हो जाएगा उसके लिमिट से, और वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका छोटा सा एक डेरिवेशन होता है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में। अगर सपोज कीजिए हम लोग V/I, ठीक है, को मान लें, अगर यहाँ पर क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम होता है, तो V1/I प्लस V2/I प्लस V3/I, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग V/I कांस्टेंट R होता है, हम लोग इसका डेरिवेशन भी देख चुके हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, सिंपली जो है सिंपली ऐड हो जाता है जो भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि करंट जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। I1/V, I2/V प्लस I3/V, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो यहाँ पर बेसिकली क्या देख रहे हैं, सिंपली ऐड नहीं होता, रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रैक्शनली ऐड होता है, फ्रैक्शनली ऐड होता है, ठीक है, फ्रैक्शनली ऐड होता है। तो ये सिंपल सा हम लोग का डेरिवेशन यूजेस नहीं आता है, ठीक है, इसको याद रखना। जब हम लोग सर्किट को तोड़ेंगे, उसका अमाउंट निकालना लेगा रेजिस्टेंस का, उस समय हम लोग यूज करेंगे। जब सीरीज रहेगा तो पैरेलल, सीरीज का केस में ऐसे ही ऐड करेंगे, और पैरेलल रहेगा तो ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको कुछ बुक्स में इसको तोड़ के भी दे देता है। अगर दो स्पेसिफिक दो रेजिस्टेंस रहा, स्पेसिफिक अगर 2 रेजिस्टेंस रहा, तो क्या करता है, आर नेट इज इक्वल टू क्या कहता है, एलसीएम ले लिया जाता है, ठीक है, R1 R2, R1 प्लस R2 बाय R1 R2, ठीक है, ऐसे ही कर दिया जाता है। 3 जरूरत है, 3 का केस बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या कॉम्बिनेशन। अब इससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे चैप्टर के एंड में, ठीक है। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, और इसमें नॉर्मल सर्किट इस तरह का रेजिस्टेंस नहीं दिया रहेगा। हम लोग हायर स्टैंडर्ड क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए पहले किरचॉफ्स लॉ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर जितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा वहां पर हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और सिंपली अगर इजी रहा, जिसमें किरचॉफ्स लॉ नहीं लग रहा है, उसमें हम लोग सिंपली यूज करेंगे टर्मिनल को देख के, ठीक है, कि रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, अब हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, या फिर अलग अलग जो भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी तरह का मटेरियल पढ़ते हैं, एलॉय हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, सब में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें। अगर कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए, उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अगर रेजिस्टिविटी उसका बढ़ेगा या फिर घटेगा, क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आयरन का है या फिर एल्युमिनियम का है, किसी का भी कंडक्टर है, आप उसको हीटअप कर रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। एक नया वर्ड आता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, अल्फा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, सपोज कीजिए पहला हम लोग कंडक्टर मान लेते हैं, कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है। इसका रीजन हम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा जब इसी टॉपिक को हम लोग आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूलाज भी है, कि अगर कोई सपोज कीजिए कुछ रेजिस्टेंस अमाउंट का आपको दिया हुआ है और बता दिया गया है कि सर्किट में इतना टेम्परेचर हम इंक्रीज किए हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है तो उसमें रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या फिर पुराना और नया रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस होता है। इस तरह का सर्किट में जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, इन द सेंस क्या है कि कंडक्टर को अगर हम गर्म करें तो वो अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इन द सेंस कि उसमें करंट का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। और करंट का फ्लो कम होना मीन्स कंडक्टर अपना बेसिक प्रॉपर्टी को खो रहा है, ठीक है। कंडक्टर क्यों यूजफुल है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है करंट को पास करने का। अगर उसके पास वही प्रॉपर्टी कम होने लगे, मतलब वो अपना प्रॉपर्टी को खो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी घट जाता है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और कितना घटता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले रीजन हम लोग जान लेते हैं कि क्यों होता है ऐसा। टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर में उसमें क्या इफेक्ट पड़ने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इसका इफेक्ट, इसका रीजन भी लिख लेते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन, ठीक है।
कॉलिजन इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने में क्या होता है, इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, उसमें जो भी एटम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो क्या होगा, वाइब्रेट करना लगेगा एक जगह से दूसरा जगह, क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी के पास एनर्जी है तो अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गया तो वो मूव करने लगता है अपनी जगह से, ठीक है, ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर भी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो मूव करने लगता है तेजी से, जिगजैग मोशन में देखे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने लगता है, ऐसे ऐसे मूव करने लगता है, ठीक है। अब जब ऐसे ऐसे मूव करेगा सारा इलेक्ट्रॉन, सबके पास एनर्जी जा रहा है, तो क्या होगा कि इसका जो रैंडम मोशन है एक दूसरे को टकराएगा एक दूसरे से, ठीक है। क्या करेगा, जब रैंडम मोशन होगा इसका इलेक्ट्रॉन का, तो वो ज्यादा से ज्यादा, अगर स्पेसिफिक एरिया आपको इतना ही दिया गया है और इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 भी ऐसे ऐसे दौड़ रहे सब ऐसे ऐसे, तो जाहिर सा बात है उसमें क्या होगा, टकराव ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा। और कोलिजन होगा तो क्या, कोलिजन होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाएगा। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ आ गया, तो मीन्स इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर पा रहा आगे। और जब हम इसमें करंट दे देंगे, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से इसमें करंट देंगे, तो क्या होगा, करंट स्लोली जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस कोलिजन के कारण कंडक्टर का जो है रेजिस्टिविटी बढ़ जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, जो उसका प्रतिरोधक क्षमता है जो वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, रोकने का क्षमता जो है वो बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टिविटी वो बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इन द सेंस ये भी समझ सकते हैं कि जब कंडक्टेंस उसमें हो ही नहीं रहा है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर पा रहा तेजी से, इसका मतलब उसमें कंडक्टिविटी घट गया, ठीक है। और कंडक्टिविटी घट गया मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ गया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितना अमाउंट में बढ़ता है, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए क्यों बढ़ता है, ठीक है। अब कितना अमाउंट में बढ़ता है उसको देखना है। सपोज कीजिए हम लोग मान रहे हैं इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर को मानते हैं रो नॉट एंड टी नॉट, ठीक है। ये क्या इनिशियल रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब इनिशियल के बाद आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो क्या मान लेते हैं कि ये रो हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। ये हम लोग मान रहे हैं कुछ क्वांटिटी को, ठीक है, कि इनिशियल वैल्यू उसका रो नॉट और टी नॉट था, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो क्या होगा, रो और टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहीं से फॉर्मूला आया, ठीक है। सपोज कीजिए टी माइनस टी नॉट, ठीक है, टी माइनस टी नॉट, समझ में आ रहा है, और रो माइनस रो नॉट, दो चीजें, मतलब इन दोनों का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि दोनों में चेंज कितना, टेम्परेचर कितना बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर कितना बढ़ा, यही चीज है, ठीक है। तो अगर टी माइनस टी नॉट इंक्रीज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर टी माइनस टी डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर कुछ था, उसमें जब बढ़ गया तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे कर रहे हैं उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ टेम्परेचर जैसे कुछ बढ़ा, सपोज कीजिए ये 100 था, ये 105 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, और 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो इसका रेजिस्टिविटी भी कुछ बढ़ा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना है 1 डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट बाय टी माइनस टी नॉट होगा, सिंपल है, ठीक है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो रो माइनस रो नॉट बाय टी माइनस टी नॉट, इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं बच रहा, इधर देखते हैं, ठीक है। टी माइनस टी नॉट इंक्रीज किए तो इतना है 1 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज कीजिए अगर हम लोग रो नॉट बढ़ाते हैं, और रो नॉट टाइम्स, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रो माइनस रो नॉट बाय टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पर क्या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो इतना हुआ,
अब हम सपोज कीजिए रो नॉट इंक्रीज कर रहे, मतलब जो जितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे 1 ओम मीटर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिलेशन दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रो नोट को इंक्रीज कर रहे हैं तो रो माइनस रो नोट बाई टी माइनस टी नोट, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 ओम मीटर है, ठीक है, 1 ओम मीटर है, इसको 1 ओम मीटर अगर इंक्रीज करेगा, सपोज कीजिए यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रो माइनस रो नोट बाय रो नोट इंटू टी माइनस टी नोट, सिंपली यूनिटरी मेथड। यहां तक समझ में आ गया, रो माइनस रो नोट टी माइनस टी नोट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 ओम मीटर को जब बढ़ाते हैं इतना, तो इसमें इतना चेंजेस देखा जाता है, इसमें चेंजेस इतना देखा जाता है। अब इस चेंजेस को एक स्पेशल नाम दिया गया, रो माइनस रो नोट जो है, और इसको देखा गया 1 ओम मीटर को इंक्रीज किया गया, तो इस वैल्यू को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अल्फा बराबर इतना होगा, ठीक है। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर रो माइनस रो नोट बाय रो नोट टी माइनस टी नोट, ये हो गया। ये अल्फा का फॉर्मूला है, हम लोग अल्फा माने इसको, ठीक है। ये अल्फा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नोट प्लस अल्फा रो नोट टी माइनस टी नोट, ये हो गया रो का फॉर्मूला। इन द सेंस हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं हम लोग, और सिंपली बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है, आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस आर अल्फा आर नोट टी माइनस टी नोट, ठीक है। या फिर टी माइनस टी नोट को डेल्टा टी भी कोई लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। और ये हो गया इसका। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। अब इसको रेजिस्टेंस के टर्म में क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ रहेगा आर नोट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अल्फा कुछ एक मिसिंग रहेगा उसमें, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ टेम्परेचर पहले डिस्कस कर दे कि एक टेम्परेचर इतना रहता है एगो कंडक्टर का, सपोज कीजिए, तो वहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करके टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, आर नोट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और उसमें पूछ दिया कि आप इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, ठीक है, टी कितना है, टी का वैल्यू, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला, ठीक है। टेम्परेचर कैसे जो है एक कंडक्टर को इफेक्ट करता है वो हम लोग थ्योरी में देखें। अब इसमें देख रहे कितना इफेक्ट करता है, वो ये फॉर्मूला निकल गया, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ठीक है। अब समझना इसमें ये है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अब सपोज कीजिए आप देखते हैं गर्मी के दिन में, ठीक है, गांव में या फिर शहर में कहीं भी ट्रांसफार्मर उड़ जाता है या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्यों होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, कंडक्टर जो है गर्म होने लगता है, और जैसे कंडक्टर गर्म होता है उसका इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगता है, उसमें कोलिजन आ जाता है मूव करने के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, जिसके कारण क्या होता है उसमें रेजिस्टिविटी बढ़ने लगता है, और रेजिस्टिविटी जैसे बढ़ता है वहां पर शॉर्ट सर्किट होने लगता है, ठीक है। अब कंडक्टर अपना प्रॉपर्टी लूज करे तो जहां पर हम लोग कंडक्टर को यूज करते हैं उसमें हम लोग को डिसएडवांटेज देखा जाएगा उसका। सेम कंडक्टर में हम लोग इंसुलेटर में भी देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट पड़ने के बाद हम लोग कैसे देख सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टी लूज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूली, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब कैसे आया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अलग अलग मटेरियल पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है। ये हम लोग कंडक्टर पर बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जो करंट के बारे में पढ़ते हैं उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा हम लोग कंडक्टर को ही यूज करते हैं, ठीक है। कंडक्टर अपने साथ जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, तो उसका फीचर्स जानना जरूरी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, घटाने पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे और देखेंगे इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या होता है अलग अलग मटेरियल पर, ठीक है। इसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इंसुलेटर पर देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर पर देख सकते हैं, एलॉय पर भी इसका इफेक्ट देख सकते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। एलॉय जो बनाया जाता है, नाइक्रोम वगैरह जो होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं। दूसरा, इसका इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट पर क्या पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं आप लोग। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जो पानी में घुलता है, जिसके कारण सपोज कीजिए एक वाटर है, ठीक है, कोई भी वाटर है, नॉर्मल वाटर, ठीक है, उसमें NaCl मिला दिए तो NaCl क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो वाटर में डिजोल्व होता है जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरे जगह वहां पर फ्लो करता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इसका इफेक्ट क्या दिखेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा या बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी घटेगा। क्यों घटेगा, इसका रीजन हम लोग पढ़ते हैं अभी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर गर्म करेंगे, सपोज कीजिए पानी ही है, उसमें नमक घुला हुआ है, ठीक है, और करंट हम लोग पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो पास आउट कर रहे हैं तो करंट तो कुछ अमाउंट में उसमें पास हो रहा है, ठीक है, एक वो स्पेसिफिक अमाउंट में। अब उस पानी को अगर हम लोग हीट दें, गर्म करें, तो क्या होगा। तो इसके हिसाब से जो हम लोग बात किए कि रेजिस्टिविटी घटता है, इसका मतलब क्या, कंडक्टिविटी बढ़ता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब गर्म पानी में ठंडा पानी के मुकाबले अगर सेम कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब गर्म पानी पर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। सीधा सीधी बात है। अगर रेजिस्टिविटी घट रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, और कंडक्टिविटी बढ़ रहा है मतलब उसमें कंडक्टेंस ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट स्पीडली फ्लो करेगा, ठीक है, तेजी से। अब क्यों होता है, इसका रीजन है ड्यू टू थिननेस ऑफ लिक्विड और डिक्रीज इन विस्कोसिटी। अब क्या लिखे इसमें, थिननेस मतलब पतला हो जाता है, पतला हो जाता है इन द सेंस कि उसका विस्कोसिटी कम हो जाता है। विस्कोसिटी एक वर्ड है जो हम लोग 11th में पढ़े कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं गाढ़ापन, ठीक है। जैसे एक शहद है और एक वाटर है, तो दोनों में विस्कोसिटी किसका ज्यादा है, शहद का, ठीक है। तो गर्म करने से क्या होता है, विस्कोसिटी कम होता है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन उसका कम हो रहा है, ठीक है। तो गाढ़ापन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर जो आयंस है वो इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये कोई टब है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है। अब जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो इसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्या तेजी से भागने लगेगा इधर उधर, ठीक है। और तेजी से भागेगा तो इसमें बहुत सारा मात्रा में नहीं, कंडक्टर में क्या बहुत सारा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जितना हम डाले उसमें। तो इसका मतलब यहाँ से अगर कोई तेजी से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो गर्म करने पर क्या हो रहा है, उसका कंडक्टिविटी जो है बढ़ जा रहा है। मतलब जो भी आयंस है उसमें प्रेजेंट, आयंस क्या कर रहा है, करंट को मूव करने में इजीली हो रहा है, उसको मूव करने में इजीली हो रहा है विस्कोसिटी कम होने के कारण। अब सपोज कीजिए अगर शहद में आप हाथ ऐसे करें और वाटर में करें तो किसमें इजीली होगा, वाटर में, क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम है। उसी तरह यहाँ पर जो आयंस है उसको फ्लो करने में विस्कोसिटी कम होने के कारण वो रैपिडली मूव कर सकता है, ठीक है, और इसका रीजन यही है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है। अलग अलग टाइप का मटेरियल पर हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, लास्ट चैप्टर हम लोग का है 12th का सेमीकंडक्टर, वहां पर हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है। घटेगा, क्यों घटेगा, तो हम लोग सेमीकंडक्टर जानते हैं जो कंडक्टर से कुछ कम प्रॉपर्टी होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का, ठीक है। सपोज कीजिए एक ऑर्बिट है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है कोई भी मटेरियल जो है करंट को पास आउट करता है अपने से, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसको जैसे ही गर्म करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
बढ़ जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है, वही जो है सेमीकंडक्टर या कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ही होता है वही मूव करता है, उसी के कारण करंट उसमें मूव करता है, ठीक है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है, इसीलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और रेजिस्टिविटी घट जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखिए, इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेगा उसमें कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग इंसुलेटर का बात करते हैं। इंसुलेटर भी एक ऐसा डिवाइस होता है, सॉरी मटेरियल होता है जो अपने से उसका मतलब रेजिस्टिविटी जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस उसका बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर का क्या होता है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, ठीक है, जिसके कारण उसको इंसुलेटर बोला जाता है। वो जो है अपने से करंट को पास आउट नहीं होने देता। सपोज कीजिए मार्कर है, इसमें अगर करंट देंगे तो पास आउट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, गुड इंसुलेटर है, ठीक है। अगर कुछ अमाउंट पर पास हो जा रहा है मतलब वो क्या है, बैड इंसुलेटर है। या फिर अगर कुछ इफेक्टिव अमाउंट में दे रहा है इसका मतलब उससे सेमीकंडक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगा। क्यों, ड्यू टू increase in due to presence of some amount of free electron, ठीक है। इसमें भी वही है, अगर सपोज कीजिए इंसुलेटर है कोई, उसमें उसको हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कंटिन्यूसली हीट करने पर ही क्या होता है, वो जल जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर कुछ ऐसे भी होता है जिसको गर्म करने पर वो वार्म होता है, वो गर्म होता है अपने आप में, ठीक है, वो गर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन एक दो पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो उसका इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट पर रहता है, लास्ट ऑर्बिट पर वो क्या है, वाइब्रेट करते 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 अपना ऑर्बिट को छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें भी रेजिस्टिविटी घट जाता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब कुछ अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, लेकिन बढ़ता है, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा देखते हैं एलॉय के बारे में। एलॉय के बारे में हम लोग पढ़े, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ भी मेटल, सॉरी नॉन मेटल नहीं होता, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल का मिक्सचर से एलॉय बनता है। एलॉय क्यों बनाया जाता है, एलॉय का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है बनाने का, ठीक है। अगर कोई एक मटेरियल में चार अलग अलग मटेरियल का प्रॉपर्टी हो तो वो हमारे लिए बेटरमेंट हो सकता है, उसका यूजेस बढ़ सकता है, इसीलिए एलॉय को बनाया गया, ठीक है। तो एलॉय क्या करता है, एलॉय पर इसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। एलॉय पर इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, सॉरी रेजिस्टिविटी, कोई बात नहीं, दोनों चीज लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी नॉट चेंजेस या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। एलॉय में क्या होता है, अप्रोक्स रेजिस्टिविटी चेंज कितना होता है, जीरो, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। एलॉय को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो अपने पर लेकर कोई इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट ना दे, ठीक है। नाइक्रोम वायर जैसे होता है उसका यूजेस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी में, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो नाइक्रोम वायर जो है अपना प्रॉपर्टी को खोता नहीं है, ठीक है। तो एलॉय में क्या होता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम लोग अलग अलग मटेरियल में देखें कि जो टेम्परेचर का है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। इसके बाद हम लोग का ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट खत्म हो गया, ओम्स लॉ खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। जो बैटरी होता है वो कैसे करंट को इंड्यूस करता है, सॉरी करंट जो है उसमें पास करता है। अब एक बैटरी है, ठीक है, उसमें अगर दो वायर जोड़ा जाए और उसमें करंट आ जाता है, कैसे आ जाता है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर and revise all the topics that you have studied before and do some practice question. Okay, bye bye.